कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट ईवीएस का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि खेल जो हम खेलते हैं प्राकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ठीक, तो ऑप्शंस हमारे हैं विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल दिखाना। तो इस क्वेश्चन में बच्चों की भागीदारिता के लिए मतलब जितने भी शिक्षार्थी हैं उनकी मतलब जो खेल हो वो हमारा किस प्रकार हो या हम क्या करें कि जो बच्चे की भागीदारिता है खेल में वो अधिकतम हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अगर इसमें हम सबसे सटीक आंसर देखें कि कौन सा है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये सबसे बढ़िया हमारा ऑप्शन है। क्या है, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल दिखाना। ठीक, अब हम बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे बच्चा खेल देखेगा, उससे फ़ायदा क्या है। तो जब हम लोग बच्चे को खेल के मैदान में ले जाएंगे विभिन्न खेलों से उनका परिचय कराएंगे तो इससे क्या होगी कि उनकी जो खेलने की इच्छा होगी या उनमें खेलने के प्रति रुचि उनमें जागृत होगी, जिससे वह खेल के लिए क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे और अधिक मतलब जो ये प्रकरण दिया गया है खेल जो हम खेलते हैं इसके प्रति हुए अधिक से अधिक क्या करेंगे, भाग लेंगे खेल में। ठीक, तो मतलब खेल के मैदान में ले जाने से क्या होगा कि बच्चे जो होंगे खेल मतलब जब हम बच्चे को खेल के बारे में या खेल से उनका परिचय कराएंगे, विभिन्न खेलों का जब परिचय कराएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चों के मन में खेल के प्रति इच्छा जागेगी, मतलब और जानने की इच्छा जागृत होगी, मतलब रुचि उनमें उनके अंदर पैदा होगी कि हाँ अगर ये इतना रुचिकर है सुनने में तो खेलने में तो और मज़ा आएगा। तो यही हमारा क्या है सबसे बढ़िया आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पंछी प्राकरण पढ़ाते समय नालिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। पहला ऑप्शन है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नालिनी किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का उपयोग कर रही है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इसमें से जो नालिनी है अगर प्रयोग कर रही है शिक्षण विधि तो उसमें शिक्षक या अभिभावक के लिए नहीं, वो बच्चों के लिए कर रही है ना, कि बच्चे उसमें क्या हों, बच्चे से प्रभावित हों और रुचि लें खेलने में। जो लेसन हमारा दोस्त हैं पक्षी, तो इससे शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, अपने पाठ्य योजना का पालन करना। तो इसका जो हमारा सबसे बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक, जो जितनी भी हो सकता है बच्चे की जो नहीं समझ पा रहे हैं या जिनको देखने मतलब कुछ भी अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे मैम, बच्चे को मतलब कि जो भी हो सकता होगी उसकी क्या करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और जो ऊपर हमारा दिया गया पक्षियों पर आधारित वृत्त बनाना, तस्वीर चार्ट दिखाना, संक्षेप वर्णन करना, नज़दीक पार्क में ले जाना, तो ये सारी चीज़ें सही हैं। इन सब का प्रयोग करके शिक्षिका क्या करेंगी, जो मतलब बच्चे की जो आवश्यकता है वो क्या करेंगी, विभिन्न शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताएं होती तो उन सबको पूरा करेंगी इन तीनों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा ऑप्शन है वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता
का योजना करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी गतिविधि है? तो पहला ऑप्शन हमारा है कि शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। ये भी हमारा सही है। मतलब जो इसमें बताया गया है कि मतलब सबसे कम जो सही है कौन सा, तो ये तो हमारा बढ़िया है। ठीक, ये सही है हमारा, एक कम नहीं है, अच्छा है। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी सही है। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी उतना बढ़िया है। मतलब और शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के तो अगर बच्चे को हम कटी लकड़ी का भंडारण दिखाएंगे तो उससे उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि पर्यावरण संरक्षण कैसे करना क्या। तो इसलिए जो सबसे कम प्रभावी हमारा इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि चौथा वाला जो है ये सबसे कम प्रभावी। बाकी जितने भी ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं, पोस्टर लगाकर या प्रतियोगिता कराकर या बच्चों को कहना कि एक एक पेड़ को आप लोग देखभाल करें, पानी दें, जो भी उनमें ज़रूरत हो, तो ये सब तो हमारे वन संरक्षण से संबंधित है। मतलब कि ये अगर वन को दिखा रही हैं या लकड़ी को दिखा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो रिलेट होगा ही, लेकिन जो बाकी हमारे तीनों ऑप्शन हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है बहुत कम महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसमें होगा, और अगर इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में। आंचल जो है अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न का उद्देश्य सुधार करना है। ठीक, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर संवेगात्मक कौशलों में विकास, बोलने संबंधी कौशल और चिंतन कौशल। तो अगर बच्चा जो है जब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर है, जब बच्चा किसी चीज़ के बारे में चिंतन, मतलब जैसे कोई चीज़, मतलब मान लीजिए कुछ भी एक दे दिया गया, जब कोई चीज़ कल्पना करेगा, मतलब चिंतन करेगा, किसी चीज़ के बारे में सोचेगा, तभी तो कर पाएगा कि हाँ ये वाली चीज़ जो है दूसरी घटना से संबंधित थी, यहाँ पर ऐसा हुआ था, तो इसको अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ के बारे में क्या करेगा, वो चिंतन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाया। इसका प्रमुख कारण हो सकता है जो कक्षा 5 के जो शिक्षार्थी हैं उसका एक प्रकरण, उनमें एक प्रकरण है, यदि यह समाप्त हो जाए, यह है क्या है, प्रकरण है। और शीला क्या पाती है कि सभी शिक्षार्थी जो हैं उसमें क्या होता है कि सभी शिक्षार्थियों में बहुत से बच्चे तो समझ गए, लेकिन वो ये पाती है कि कुछ एक मतलब बड़ी संख्या में, मतलब जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते तो कुछ बच्चे समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। तो शीला को क्या लगता है कि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उनको ये जो प्रकरण है वो समझ में नहीं आया। तो शीला क्या करेगी, मतलब जो ना समझ में आने का क्या कारण है, कोई कारण तो होगा तभी तो बच्चे नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि कुछ ऐसा तो नहीं कोई नहीं समझ पाया, कुछ बच्चे समझ पाए, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए हैं। तो कारण उस पर हमसे पूछा गया कि क्या कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत 10 में से
अगर हम लोग लें तो ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 में से 5 बच्चे या 6 बच्चे तो सामान्य बुद्धि के होंगे, 10 में से 5 6 क्या 7 8 बच्चे ऐसे होंगे जो 5 6 सामान्य के हो जाते हैं। 5 6 मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे, उसमें 5 6 सामान्य बुद्धि के हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या हैं, एक मंद बुद्धि के हैं और एक बच्चा ऐसा है जो कि मतलब तीव्र बुद्धि का है। तो इस प्रकार हमारी क्लास है। तो बहुत जो तीव्र बुद्धि का वो तो समझ गया, लेकिन जो सामान्य बच्चा है उसे हल्का फुल्का समझ में आया और मंद बुद्धि का तो बिल्कुल आया ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि शिक्षिका को लगा, इसका कारण उन्हें ये मालूम जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उन्हें यह पता चला कि मैंने जो पढ़ाते वक्त जो शिक्षण पद्धति प्रयोग की थी वो क्या था, सही नहीं था। मुझे दूसरी शिक्षण पद्धति से पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ठीक, सर्वेक्षण का तो होता ही है, सर्वेक्षण करना मतलब किसी चीज़ को खोजना बिनना और उनके बारे में लिखना। सर्वेक्षण और लेखन ये हमारा प्रकरण है। अब इसमें जो ये प्रकरण है इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ये तो सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो इसका जो सर्वेक्षण और लेखन है तो इसमें क्या जो चीज़ें हम खोजें या जो भी जानकारी हो उसे क्या करें, खोजें और लिखें। अगर इसका हम देखें अर्थ जो सर्वेक्षण और लेखन है तो इससे क्या होगा कि इस जो ये प्रकरण है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे को अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खोजने का अवसर दिया जाए। ठीक, जो हम लोग कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, तो उसी इस जो प्रकरण दिया गया इसका मेन एम यही है कि बच्चे को अधिक से अधिक स्वयं खोजने का अवसर दिया जाए और स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस संक्षेपण डॉट अर्थ में प्रयुक्त होता है। सॉरी, इसमें बहुत साफ नहीं आया ये वाला, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हम बोल रहे हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। तो ईवीएस जो हम लोग बोलते हैं ना, ईवीएस सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो जो ईवीएस शब्द है इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें या अर्थ देखें तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्किल्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा तो ईवीएस का जो फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। आप लोग याद रखिएगा, एक बार ये पूछा जा चुका तो आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक, ईवीएस का क्या फुल फॉर्म या अर्थ होता है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के किस साइड में स्थित हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझने के लिए मैप की आवश्यकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, उसके बाद में मैप से आप लोग इसे सॉल्व करें। ये आपके लिए क्वेश्चन है मैप से सॉल्व करने के लिए कि पूर्व उत्तर और उत्तर पश्चिम किस प्रकार हमारा है, क्योंकि ऐसे हम नहीं समझा पाएंगे, बिना मैप की सहायता से इससे नहीं समझा सकते हैं। और इसमें मैप जो है उतने अच्छे से मतलब हम लगा रहे थे लेकिन उतने अच्छे से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा इसका लगाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और पकड़ भी आपकी अच्छी बन जाएगी क्वेश्चन पे। इस प्रकार, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा बनते हैं, एक टाइम वाला और ये के दिशा वाला। आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग इसे आप स्वयं करिएगा ये वाला क्वेश्चन मैप की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। इसमें नहीं पूछा गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए।
कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो ये तो हमारा सही है। मतलब कक्षा की अधिगम को विद्यालय से बाहर जोड़ना चाहिए या विद्यालय की चारदीवारी से भी जोड़ना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ये हमारा दिया गया है ये कि शिक्षक को क्या चाहिए कि कक्षा में कड़ा अनुशासन सुनिश्चित करे, तो ये हमारा निगेटिव वर्ड है। जो कड़ा अनुशासन है ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक, तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। बाकी ऑप्शन हमारे सही हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, इन सब से क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड बनते हैं, क्योंकि इनमें आयरन पाया जाता है। तो आयरन से क्या होता है, हमारी शरीर में ब्लड बनता है। तो अब मलेरिया, मियादी बुखार ये तो होगा नहीं। मलेरिया ये तो बुखार मच्छर के काटने से होता है। नॉर्मल बुखार ये भी नहीं होगा। लेकिन जो एनीमिया है, ये एनीमिया किसे कहते हैं, खून की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो जो एनीमिया से पीड़ित रोगी था उसे ही डॉक्टर ने क्या कहा था, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया। जिन व्यक्ति को एनीमिया होता है उन्हें आयरन की मात्रा अधिक लेने के लिए कही जाती है। मतलब जिन चीज़ों में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसे खाने के लिए कहा जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया। ठीक, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक जो है ये हमने पहले ही पढ़ लिया है फर्स्ट रिवीजन में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग मेरी क्लास लिए होंगे फर्स्ट रिवीजन वाली तो आप लोगों को ये पता होगा। तो सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर। तीसरा ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर। चौथा ऑप्शन उबाल कर, गूँथ कर और भून कर। तो जो हमारा खाना पकाने का जो तरीका है वो कौन सा है, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर। ठीक, ये हमारे तरीके हैं खाने के। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेक कर, तल कर और भून कर। ठीक, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है तो गलत है पहले ही। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 है। ठीक, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यह किसका भाग है, नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। कांसा, ब्रॉन्ज जो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा तांबा और टिन, दूसरा ऑप्शन है तांबा और लोहा, तीसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम और टिन, चौथा ऑप्शन तांबा और जस्ता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तांबा और टिन। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं। पहला ऑप्शन है बाज, कबूतर और तोता, दूसरा ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध, तीसरा ऑप्शन है फाख्ता, कौवा और मोर, चौथा ऑप्शन है कौवा, चील और बुलबुल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चील, बाज और गिद्ध। आगे बढ़ते हम लोग। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें
पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। श्यामपट्ट पर अपाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो अगर इसमें हम देखें जो सबसे सटीक आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या करेगा, स्वयं अवलोकन करेगा, मतलब स्वयं देखेगा और उसके बारे में समझेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डॉट डॉट में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करने। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। ठीक, तो चिड़ियाघर ले जाने का उसका क्या उद्देश्य है टीचर का, शीतल का, तो कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव होना चाहिए। तो असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो घर वाले भी हमने जो जहाँ से क्वेश्चन बनते घर से उसे भी हमने कर लिया है फर्स्ट रिवीजन में। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये जो विशेषता इसमें बताई गई ये असम के घर की होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंछियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पहला ऑप्शन है उल्लू, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है कोयल, चौथा ऑप्शन है मैना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पंछी या चिड़िया है जो अपनी गर्दन को झटके के साथ क्या करती है, पीछे करती है, तो मैना उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर ये होगा उल्लू, जो कि 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है अपनी गर्दन। ठीक, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि भी हमने फर्स्ट रिवीजन में कर लिया है, तो इसमें 6 बिंदु होते हैं। ठीक, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का अवलोकन करना, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो हमारा सबसे बढ़िया आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की कीमत जाँच करना, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आने जाने के प्रयोग करना। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। पहला ऑप्शन है प्रश्न लिखना, दूसरा रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो प्रश्न पत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग रूपरेखा या डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद में ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो पहले आ गया 2, 4, फिर हम क्या करते हैं प्रश्न लिखते हैं तो 1, उसके बाद में प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं 3। तो 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में? 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। तो हाथी जो होते हैं बहुत कम आराम करते हैं और 3 से 4 घंटे ही पूरे दिन में सोते हैं और 1 कुंटल से अधिक ये खा सकते हैं, 2 कुंटल से अधिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है लगभग 2 क्विंटल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, चौथा ऑप्शन है कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि बिहार राज्य के क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो जो मैंने कल अगला इससे पहले जो प्रैक्टिस कर रहा था प्रैक्टिस सेट, उसमें ये पूछा गया था कि जो मधुमक्खी पालन है वो मतलब मधुमक्खियाँ जो होती हैं किस फूलों पर सबसे ज़्यादा आकर्षित होती हैं। ठीक, और इसमें यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक ये हो रहा है कि बिहार राज्य में मधुमक्खी पाली जाती है, और यहाँ से हम ये देखेंगे लीची के फूल पर, जो लीची का फूल होता है उसमें मधुमक्खियाँ ज़्यादा आकर्षित होती हैं, और मतलब जो मधुमक्खी पालने की अवधि है वो कौन सी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 का प्रातःकाल 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातःकाल 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कम से कम 4 से 5 करवाए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा, या जो भी आंसर आप लोगों का आता है आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बाद में मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, और कमेंट करके आपको बताना है। जो भी मेरी वीडियो को देखेगा पूरा, उसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट करना है। ठीक,
खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सही है। सबसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, हाँ, इससे बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। छायादार वृक्ष है, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। पहला ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी हम देखते हैं। यह अपने तन में जल नहीं, ये जो रेगिस्तानी ओक है उसके बारे में है इसकी ये विशेषता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो चौथा वैसे ही हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था ये तक था। हमने 30 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस सेट कर लिए। इसमें से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो कि रेलगाड़ी वाला है कि इतने बजे छूटी, इतने बजे पहुंची, तो कुल कितना समय लगा या उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और एक मानचित्र से सॉल्व करना है आप लोगों को, तो वो भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर तो मैंने बता दिया था, लेकिन किस प्रकार वो उत्तर से पूर्व या दक्षिण से पश्चिम आएगा वो आप लोगों को देखना है। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद।